नमस्कार मित्रों, आज है 17 नवंबर यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को करीब 200 डेज आर लेफ्ट। नया डेवलपमेंट क्या है, मैंने एक्सेल फाइल अपडेट कर दी है। यानी ये जो मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो एक तो आप पा सकते हैं उसे मेरी टेलीग्राम चैनल मोनालो आरजी से, या दूसरा कि जब मेरे पास एक दो हफ्ते का माल जमा हो जाए तो मैं करंट अफेयर्स की एक्सेल फाइल में वो डेटा डाल देता हूँ, तो आपको ये डेटा सब मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट mrunal.org, उसमें आप जाइए करंट अफेयर्स में, और वहाँ धीरे से ये एक्सेल फाइल लोड होती है। तो नवंबर वीक 2 तक यानी 14 नवंबर तक मैंने सब डेटा इसमें डाल दिया है, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, टॉपिक का फिल्टर कर सकते हैं, तो जितना आपको पढ़ना हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उतनी चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं। नाइट में अपन की कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास ये लैपटॉप डेस्कटॉप बड़ा स्क्रीन वाला नहीं है, तो उनको ये डाउनलोड करने में दिक्कत आए। वैसे डाउनलोड का बटन इधर है, ये बॉटम राइट हैंड साइड पर ये वाली चीज़। खैर, तो फिर मैंने ये भी किया है कि ये वीक 2 का टेक्स्ट आर्टिकल के रूप में भी डाल दिया वेबसाइट के अंदर। आप सीधा इधर से भी ऐसे सीधा वेबसाइट के होम पेज पे जाओ एंड यू कैन रीड इट विद इन द वेबसाइट। एक और डेवलपमेंट में, ये वीकेंड नवंबर 20 से 22 तक अन अकेडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव होने वाली है। ये ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर अलग अलग टॉपर्स, जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स हैं, वो सब अलग अलग मुद्दों पर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे प्रतीक सर का हिंदी मीडियम के टॉपर्स के साथ प्रोग्राम है, जहाँ पर बात होगी कि हिंदी मीडियम एस्पायरेंट्स ने क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कौन सी किताबें मीडियम के हिसाब से प्रिपरेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, ऑल दोज थिंग्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक कोड है moral.org। तो ये बातें हुई रिगार्डिंग द डेवलपमेंट। अब सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं। 17 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। कुछ खास काम का नहीं था। एक दो बड़े मुद्दे में CAQM नाम की संस्था ने दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए, और रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने खरीदी थी उसकी डिलीवरी मिल रही है, उसके क्या स्ट्रेटेजिक आयाम है। पेज 1 पर और क्या मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर वो ऐसा है कि भारत के लोग और भारतीय मूल के लोग बिना वीज़ा के पंजाब से पाकिस्तान जा सके और करतारपुर साहिब में वो दर्शन कर सके। अब वो तो पहले था ही, लेकिन कोरोना में इसे बंद किया था, तो अब ये वापस शुरू हो रहा है। बीच में कौन सी नदी जाती है, तो रावी रिवर जाती है वगैरह। ये मैप वैसे HD में नहीं है क्योंकि नेट पे HD पे मिल नहीं रहा है। खैर, आगे का मुद्दा एनवायरनमेंट के बारे में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसी संस्था बनाई थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब अलग से कानून से नहीं बनी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा इसके बारे में। और ये जो संस्था है CAQM, उसका काम है NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब में एयर क्वालिटी को अच्छे से काबू में रखना, कंट्रोल रखना उसे। तो इस संस्था ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। कौन कौन से? दिल्ली में मेरे ख्याल से 21-22 तारीख तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सरकारी ऑफिस में 50% स्टाफ से काम किया जाए और बाकी 50% वर्क फ्रॉम होम करे। फिर ये कंस्ट्रक्शन वर्क को भी पॉज किया गया है, उसका जितना ये कबाड़ी लेके जाते हैं उसको भी रास्ते पे गिराएंगे, उस पर हैवी पेनल्टी। फिर पानी का छिड़काव करेंगे, एंटी स्मॉग गन का उपयोग करेंगे जिससे ये एयर क्वालिटी बेहतर हो सके। डीजल जनरेटर पर भी रोक लगाई गई है सिवाय कि आपातकाल हो, इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल अस्पताल में बिजली चली गई तो फिर एयर क्वालिटी की पीपुड़ी बजाते रहे और वेंटिलेटर पे 2-3 लोग मर जाएं तो वो भी नहीं हो सकता। सो प्रोटेक्टिंग लाइव्स वर्सेस प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, उसमें ये ध्यान रखेंगे वो। इसके अलावा पेज 1 पर कल भी हमने देखा था एक सरकारी पोर्टल है ई-श्रम पोर्टल, जहाँ पर सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर रजिस्टर करेंगे आधार कार्ड नंबर वगैरह के साथ, और विविध सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिले। वो तो हो ही रहा है। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस को अचानक से ये कि देखो डेटा एनालिसिस, नवंबर तक इतने लोगों ने रजिस्टर किया और उसमें SC ST OBC की ये पॉपुलेशन है। हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा सरकारी, उसमें वो वही सब डेटा वापस देगा, तो पूरे साल का क्या सीन रहा वो उधर से पढ़ लेंगे।
कल भी इसके पास लिखने को मटेरियल नहीं था तो इसकी बात कर रहा था। अभी 2-3 दिन और ये कॉलम चलाएगा तो हर बार हम देखने नहीं बैठेंगे। पेज 2 पर कुछ नहीं। पेज 3 पर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? जैविक खेती, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ का उपयोग नहीं हो। पूरे भारत में ऐसा सबसे पहला स्टेट कौन है? सिक्किम, जिसने विधानसभा ने कुछ ऐसा कानून बना दिया कि वहाँ पर आर्टिफिशियल केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के आने पर पाबंदी है। तो अब गुजरात में भी डांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सब किया जाएगा। हालांकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून तो नहीं बनाया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सब फार्मर्स को हमने कन्विंस कर दिया है और वो अब से केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के और अच्छे बुरे आयाम आप समझ सकते हैं। उसमें भी एक सब कंपोनेंट था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वो किस कर्नाटक से उसे किसी ने बनाया था। अच्छे आयाम क्या हो सकते हैं? ये सब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, केमिकल वगैरह से जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता था, पोल्यूशन फैलता था। बुरे आयाम क्या हो सकते हैं? मित्रों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए पैदावार, क्रॉप यील्ड कम होती है। तो फर्टिलाइजर डालो, 500 किलो अनाज पैदा हो, बिना फर्टिलाइजर के 50 किलो अनाज पैदा हो। तो भारत जितना बड़ा देश है तो हम फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा हो नहीं सकती, अनाज की किल्लत हो जाए, उसकी महंगाई बढ़े, दोज आर ऑल्सो प्रॉब्लम। इसलिए पूरे भारत को हम 100% ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, भले सिक्किम या ये डांग डिस्ट्रिक्ट में यह किया जा रहा हो। आगे बढ़ते हैं, पेज 6 एंड 7 कॉलम्स हैं। उसमें पर्सन इन न्यूज़ में सौरभ किरपाल, ये एक वकील है जिन्होंने वो समलैंगिकता के बारे में जो आईपीसी में धाराएं थी उसको हटाने के लिए और बाकी सब मामलों में वो एक्टिविस्ट रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। हालांकि वो अब भारत सरकार उसको यस टिक कर दे और फिर अपॉइंटमेंट हो, देन इट विल बी फाइनलाइज। अगर ऐसा होगा देन सौरभ किरपाल विल बी द फर्स्ट इंडियन जज हु इज ओपनली गे, सर्वप्रथम समलैंगिक न्यायाधीश। फिर ढेर सारे कॉलम दिए हैं। एक तो सलमान खुर्शीद ने कुछ किताब लिखी थी, अब उसमें कुछ बीजेपी हिंदुइज्म के बारे में लिखा होगा और फिर उसके घर में तोड़फोड़ हुई तो उसकी कॉलम सब लिखी है, कुछ खास काम की नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डिकार्बोनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज, वो वही सब पूरी वापस बजा रहे हैं कि कैसे नहीं हो सकता और भारत की कैपेसिटी नहीं, वो जो मुद्दे थे हम पढ़ चुके। फिर मनु भंडारी जो कि एक नॉवेलिस्ट थी, हिंदी नॉवेलिस्ट, उनके ध्यान पर उनके सब बुक्स में क्या थीम्स रहे थे वो सब याद करके। इफ़ हिंदी लिटरेचर इज और ऑप्शनल सब्जेक्ट तो पढ़ना चाहिए, बाकी काम का नहीं। फिर सेक्स एजुकेशन देना चाहिए स्कूलों में वगैरह। अब उसने लिखा तो अपन इवन ई फ्रॉम द एथिक्स वैल्यू वाली जो मुद्दे हैं कुछ खास जोरदार माल मिलता नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेज 9 बॉर्डर मैनेजमेंट और फेडरलिज्म के चैलेंजेस। वो कुछ समय पहले याद करो, भारत सरकार ने ऐसे सुधार किया है कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पहले इंटरनेशनल बॉर्डर के 15 किलोमीटर तक उसको सब अरेस्ट, सीज, वो सब पावर थे, उसको बढ़ाकर 50 यानी 50 किलोमीटर तक किया गया। तो पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसे कुछ राज्यों को उससे आपत्ति है कि नहीं, इससे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस उसके सब कार्य में आप बाधाएं कर रहे हैं वगैरह। अब इसके लिए वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राज्य की जो विधानसभा है उसने रेजोल्यूशन, प्रस्ताव पारित किया है कि ये केंद्र सरकार का निर्णय गलत है। दूसरा, उनके एक ये किसी एमएलए ने ऐसा बोला कि ये जो बीएसएफ के जवान हैं वो बांग्लादेश से जो महिलाएं आती हैं उसका सब उत्पीड़न करते हैं, इसलिए आप अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो जो बच्चे हैं वो भारत माता की जय बोले वगैरह। हालांकि बीएसएफ ने डिफेंड किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत बयानी है। असल में जो भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है उस वक्त फीमेल की सर्चिंग के लिए अलग से बीएसएफ महिला प्रहरी होते हैं जो कि महिलाओं की चेकिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज 10 एक्सप्लेन सीरीज में डिफेंस। ये रशिया की S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका फ़ायदा क्या? 400 किलोमीटर तक ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल कुछ आ रहा हो तो ये सामने अपना मिसाइल छोड़ के उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर दे। तो बहुत अच्छी बात है। इसमें मतलब चिंता का विषय क्या है? चिंता ये कि चीन के पास ये ऑलरेडी है और लद्दाख रीजन में जो टेंशन चल रही थी 2020 में तो वो ऑलरेडी उसको लगा चुके हैं। तो ये ऐसा कि हम भी इसे खरीद रहे हैं रशिया से, चीन भी खरीद रहा है, तो असल में तो माल रशिया ही कमा रहा है, बाकी सब लोग तो आपस में लड़ ही रहे हैं। दूसरी एक चिंता का विषय कि अमेरिका को मज़ा नहीं आ रहा है। उसकी ये इच्छा थी कि हमारी जो पेट्रियट MIM 104 सिस्टम थी वो आपने क्यों नहीं खरीदी और ये रशिया का क्यों खरीद रहे।
और अमेरिका का एक कानून है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। उसमें ऐसी बात है कि ये अमेरिका के दुश्मन जैसे ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ कोई देश रिश्ते रखता है, खासकर ये मिसाइल वगैरह खरीदता है, तो अमेरिकी सरकार उस देश पर अलग अलग प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कि भारत पर प्रतिबंध लगाना हो तो एयर इंडिया की फ़्लाइट वहाँ ना जाने दी जाए, या हमारी जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वहाँ पर बिजनेस चलती हो उसे ब्लॉक कर दिया जाए वगैरह। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, अपना खुद का स्टैंडिंग या पावर है और अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। तो भले वो ऐसी डर दिखाते हैं, लेकिन इंडिया की इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि इंडिया एंड यूएस आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। लेकिन हालांकि अमेरिका और भारत अच्छा मित्र है, वैश्विक भागीदार है, लेकिन हम अपनी विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाते हैं। तो आपको बुरा लगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो रशिया का सिस्टम खरीदेंगे। हालांकि इस पर यूपीएससी ने प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया है। ये 2020 की जो मेंस एग्जाम हुई थी और मेंस पेपर 2 जनरल स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें पूछ ही लिया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडिया रशिया डिफेंस डील, और उससे क्या असर हो रही। भारत और अमेरिका के डिफेंस डील और भारत और रशिया के डिफेंस डील, वो दोनों में क्या अंतर है और क्या असर है, वो सब मॉडल आंसर में हम आराम से पढ़ेंगे, उसके मैं अलग लेक्चर करूंगा प्री में। कुल मिलाकर ये बात है कि जब हम बात करते हैं इंडिया और रशिया की, तो हमारी रिलेशनशिप डिफेंस में बायर और सेलर की है। वो हमको सेल करते हैं, हम खरीदते हैं। जबकि अमेरिका के साथ जो हमारी अलग अलग डील्स हो रही हैं अब, जैसे वो लेमुआ और कॉमकासा वगैरह, वो ऐसी चीज़ है कि हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। भारत के सब नेवी एयरफोर्स के जहाज़ अमेरिकन बेस में अपना पेट्रोल डीजल भरवा सके और उनके जहाज़ हमारे बेस पर पेट्रोल डीजल भरवा सके, पंचर निकालना हो, रिपेयर करवाना हो, वो सब काम कर सके। यानी कि ग्रेटर लेवल ऑफ कोऑपरेशन इज़ देयर। रशिया ने तो सामान भेज दिया, खेल खत्म। इधर उससे ज़्यादा होता है कि एक दूसरे की सेनाओं की ये सब ईंधन और रिपेयर मरम्मत का काम हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो वगैरह। सो लाइक दैट दे आर डिफरेंट। और दूसरे मुद्दे उसमें क्या है जो अभी हमने देखा, अमेरिका को मज़ा नहीं आता जब भी हम रशिया से सामान खरीदते हैं, और ये काटसा एक्ट की हमको धमकी दिखाते हैं, लेकिन भारत डरता नहीं है क्योंकि हम अपनी विदेश नीति अपने तरीके से बनाते हैं। फिर कुछ और एक्सप्लेन सीरीज में एक ओरल डायबिटिक ड्रग और उसमें नैनो पार्टिकल और उससे रिस्टोर इम्यून कॉम्पिटेंस यूजिंग मेटा। भाई इतना लंबा चौड़ा पढ़ने का फ़ायदा नहीं। नैनो पार्टिकल से अलग अलग रोग में मदद मिलती है, वो तो बराबर है। एवरी टाइम फिर हर एक चीज़ का टेक्निकल बहुत साइंस पढ़ने बैठेंगे, फ़ायदा नहीं। दिमासा समूह जो आसाम में, तो उसकी मिडाइवल हिस्ट्री क्या है, एंशियंट हिस्ट्री क्या है, वो सब एक्सप्लेन सीरीज मैंने यहाँ पर उसकी कुल मिलाकर जिस्ट बना दी है, मिडीवल एमसीक्यू के लिए देख लेना। कोरोना के दौरान गरीब देशों को भी सस्ते में सब दवाई वैक्सीन मिले, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने एक मेडिसिन पेटेंट पूल, उस संस्था कुछ मदद कर रही है। फाइजर कंपनी, उसने अपनी एक मेडिसिन जिसका नाम है पैक्सलोविड, जिसने वैक्सीन नहीं लिया कोरोना का, उसको भी कोरोना से प्रोटेक्ट करने के लिए ये दवाई है। तो फाइजर ने उसकी रॉयल्टी फ्री लाइसेंस सब बाकी देशों को दिया है, ताकि वहाँ पर सस्ते में लोकल मैन्युफैक्चर इसको बना सके। उसके बाद डिप्लोमेसी में अमेरिकी प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के आपस में वीडियो कॉल से चर्चा हुई। क्या चर्चा की होगी? नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, ईरान, ग्लोबल एनर्जी, ट्रेड, कंपटीशन, क्लाइमेट, मिलिट्री इश्यूज, ताइवान, कोरोना पैंडेमिक पे कोऑपरेशन वगैरह। हम पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे, बट दीज आर द इश्यूज, और उस हिसाब से आप एंगल बनाते रहो कि क्या इंडिया को असर होती होगी, कहाँ हम अमेरिका के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे ताइवान अफगानिस्तान वाले मामलों पर, और कहाँ चाइना के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। सोचो क्लाइमेट के मामले पर, क्योंकि वहाँ अमेरिका अपना दोस्त नहीं रहेगा, वो ये कहेगा तुम सब इंडिया चाइना ज़्यादा पोल्यूशन करते हो, तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, देन वी हैव टू अलाइन विद चाइना वगैरह वगैरह। बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट में स्कॉर्पियो बिच्छू कहाँ पाए जाएंगे? रेगिस्तान में। लेकिन अचानक से रेगिस्तान में बाढ़ आए तो क्या करेंगे? वो अपने जो घर है ज़मीन के नीचे उससे भाग के गाँव में आ जाएंगे, और ऐसा एक ही रात में 500 लोगों को काट लिया बिच्छुओं ने। उसकी सब इधर एक्सप्लेन सीरीज है। हालांकि हमें जानने लायक तो 2-3 एनवायरनमेंट या बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिच्छू के काटने से छोटा बच्चा है तो मर जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी मरेगा कि नहीं? तो जवाब है बड़ा आदमी मे और मे नॉट डाई।
वो डिपेंड करता है उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है और उसका वेट कितना ज़्यादा है। ज़्यादा वेट तो ज़्यादा जहर चाहिए उसको मारने के लिए। फिर पेज 12 इकोनॉमी में कुछ वही सब शेयर बाजार का इधर उधर की समाचार, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह को भारत में और परमिशन मिले कि नहीं। मोदी सरकार ये कह रही कि थोड़ा प्रोग्रेसिव प्रगतिशील रवैया अपनाएंगे, जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर वो वापस कि नहीं उसमें डेंजर है। वो बॉल बाय बॉल कॉमेडी चलती रहेगी, फाइनल आउटकम आए तो देखेंगे। बाकी एक चीज़ है, ग्रीन पुश एंड जेनको सेल रिन्यूएबल पावर, वो सब टेक्निकल नियम पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि थर्मल पावर प्लांट वाले होंगे वो किसी और सोलर प्लांट से, विंड एनर्जी प्लांट से बिजली एक्वायर करें और सामने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बेचें। उसके जो टेक्निकल नियम होते हैं उसमें क्या प्राइसिंग होगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उसमें बदलाव किए जाते हैं। और अभी तो ये ग्लासगो क्लाइमेट समिट हुई तो और ज़्यादा उसमें सुधार करेंगे। कुल मिलाकर बात हमको क्या समझनी है कि उससे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रोत्साहन देना है और वो जो भी 500 गीगावाट या उससे ज़्यादा जो भी अपना टारगेट है उसमें मदद मिलेगी। हर चीज़ का विकीपीडिया बनना जरूरी नहीं, अभी 200 दिन ही बाकी है तो आपने उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी तैयारी करके आगे बढ़ना है। ये जो हमने S400 वाली सिस्टम भी पढ़ ली अभी, तो ये जितना पढ़ना था ये ख़त्म हो गया इधर मामला। ये तो बड़ा दिख रहा है, बाकी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइन्स आर ओनली देयर। ये 1 घंटे का 500 लाइन का मुद्दा नहीं है। एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड मत बनो वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का कार्यक्रम, और बाकी ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो आते रहेंगे, लेकिन मैं 2 दिन छुट्टी रखूंगा। तो गुरुवार और रविवार को आई विल नॉट बी मेकिंग वीडियोस। तो थर्सडे के न्यूज़पेपर में जो था वो फ्राइडे एक साथ 2 वीडियो हम देख लेंगे। 2 न्यूज़पेपर का सामान एक वीडियो में देख लेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन फ्राइडे।